गांव रहमतपुर के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में एक नौजवान रहता था जिसका नाम फरीद था। और इसकी बीवी नजमा नहायत ही सीधी सादी मगर हालात से मजबूर औरत थी। सर्दियों की एक सुबह नजमा और फरीद अपनी झोंपड़ी में बैठे थे कि नजमा ने खाली बर्तनों को देखते हुए आह भरी और बोली, फरीद, आखिर कब तक हम ऐसे ही जीते रहेंगे? अब तो घर में एक दाना भी नहीं बचा जिसको खाकर हम अपना पेट भर सके। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? फरीद खामोशी से जमीन की तरफ देखता रहा। उसके पास जवाब तो था, लेकिन वही पुराना जवाब कि मैं कोशिश तो करता हूँ। लेकिन नजमा आज रुकने वाली नहीं थी। वो बहुत ही गुस्से में थी और बोलती है, कोशिश? ये कोशिश है? रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटते हो और 2 वक्त की रोटी भी नहीं ला सकते। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए फरीद, जो तुमने मुझे दी है। फरीद ने अपना सर ऊपर उठाया। फरीद की आंखों में थकन साफ नजर आ रही थी। मैं अपनी पूरी ताकत लगा देता हूँ नजमा, मगर किस्मत। नजमा ने बात काट दी। किस्मत नहीं, हालात और फैसला बदलना पड़ता है फरीद। ये अल्फाज फरीद के दिल में तीर की तरह जाकर चिभते थे। उसने खामोशी से अपना कुल्हाड़ा उठाया और अपनी झोंपड़ी से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ा। वो बहुत ही उदास और बेबस महसूस कर रहा था। आज जंगल भी कुछ अलग लग रहा था। हवा साकत थी, परिंदे खामोश थे, मानो जैसे कोई राज छिपा हो। फरीद एक दरख्त के नीचे बैठ गया और इसके ज़हन में एक ही बात घूम रही थी, क्या मैं वाकई नाकाम हूँ? इसी लम्हे एक बूढ़ा आदमी, जो बहुत ही बूढ़ा था, उसके कपड़े फटे हुए थे, जो फरीद के सामने खड़ा था और उससे कह रहा था, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। भूख से मेरी हालत खराब हो गई है। क्या तुम मुझे कुछ खाना खिला सकते हो? फरीद ने फौरन उस बूढ़े आदमी को कहा, बाबा जी, मैं तो खुद एक बेबस और लाचार आदमी हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे माफ कीजिए। उसी लम्हे बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम बेबस और एक गरीब आदमी हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि तुम एक अच्छे दिल के इंसान हो। इसलिए मैं तुम्हें 3 मौके देता हूँ। जो मांग सकते हो वो मांग लो, लेकिन सोच समझ कर मांगना। फरीद ये सुनकर हैरान हो गया। ये मौका उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। कुछ देर सोचने के बाद फरीद ने बोला, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरी कुल्हाड़ी ऐसी हो जाए कि जो उसे पकड़े वो मेरी इजाजत के बगैर छोड़ ना सके। फकीर मुस्कुराकर बोला, मंजूर है, दिलचस्प। दूसरी, मेरे घर की पुरानी चारपाई, जो भी उस पर बैठे वो उठ ना सके जब तक मैं ना चाहूं।
ये भी मंजूर है। और तीसरी, मेरा थीला ऐसा हो जाए कि जो भी उसमें जाए बगैर मेरी इजाजत के बाहर ना निकल सके। फकीर ने गहरी नजर से फरीद की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर बोला कि बेटा, तुमने कुछ दौलत नहीं मांगी। तुम एक अक्लमंद इंसान हो और दौलत से बढ़कर मांग रहे हो। तुमने अक्ल का इस्तेमाल किया। और फिर वो वहां से चला गया। फरीद जब जंगल से वापस अपनी झोंपड़ी में आया तो उसने नजमा को सारी बात बताई। नजमा उसकी बात सुनकर हैरान हो गई और फिर गुस्से में आकर बोली, क्या तुम पागल हो? तुम सोना, चांदी, घर, महल नहीं मांग सकते थे जो तुमने ये सब चीजें मांगी? फरीद खामोशी से नजमा की सारी बातें सुनता रहा और फिर उसने पुरसकून और नरम लहजे में कहा, हर चीज नजर आने जैसी नहीं होती नजमा। अगले दिन फरीद जैसे ही जंगल में पहुंचा तो आज इसे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, मानो जैसे उसे कोई छिप कर देख रहा हो। फरीद भी थोड़ा डरा हुआ था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसे कोई देख रहा है। अचानक एक आदमी उसके सामने आया जो ना ही मुकम्मल इंसान था और ना ही कोई जानवर। वो बिल्कुल अजीब सा और बहुत ही खौफनाक नजर आ रहा था और वो एक राक्षस था। वो मुस्कुरा कर बोला, मैं तुम्हारी मुश्किल जानता हूं फरीद, और मैं उसे खत्म कर सकता हूं। फरीद ये सुनकर हैरान रह गया और उसने चौंक कर पूछा। वो राक्षस धीमी आवाज से बोला, सिर्फ 1 साल बाद तुम मेरे साथ चलोगे। वो अजीबो गरीब राक्षस ने आसमान की तरफ देखा कि अचानक ऊपर से सिक्के जाहिर होने लगे। फरीद ये सब देखकर हैरान हो गया। ये सब तुम्हारा है, बस 1 साल की कीमत पर। और उसके ज़हन में नजमा के अल्फाज घूमने लगे, हमेशा की गुर्बत या फिर 1 साल की कैद। फरीद काफी देर तक खामोश खड़ा रहा। उसके सामने सोने के सिक्के पड़े थे और दूसरी तरफ उसके बीवी के तल्ख अल्फाज, भूख और खाली बर्तन, और वो इसी हकीकत को देख रहा था। फरीद ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं मान जाऊं तो क्या तुम अपना वादा पूरा करोगे? ठीक। राक्षस मुस्कुराया। उसकी आंखों में चालाकी साफ नजर आ रही थी। मैं कभी अपने सूदे से पीछे नहीं हटता। 1 साल की खुशी, उसके बाद तुम मेरे। फरीद ने दिल को मजबूत किया और हाँ कर दी। मैं तैयार हूं। अगले ही लम्हे वो सोने के सिक्के अचानक एक थैलियों में तब्दील हो गए और वो राक्षस वहां से चला गया। फरीद जब अपनी झोंपड़ी में पहुंचा तो नजमा ये सब देखकर हैरान हो गई और बोली, फरीद, ये सब कहाँ से आया? फरीद नजरें चुराते हुए बोला, किस्मत ने साथ दे दिया है, बस इतना समझ लो।
चंद ही दिनों में इनकी झोंपड़ी एक खूबसूरत और आलीशान घर में बदल गई। इनके पास नए कपड़े, जूते और लजीज खाने और हर वो शय मौजूद थी जो एक ख्वाब थी। लेकिन इस खुशी के पीछे एक राज छिपा था जो फरीद ने अभी तक किसी को भी नहीं बताया, ना ही अपनी पत्नी नजमा को उसके बारे में बताया, और वो राज उसने अपने अंदर ही छिपा के रखा हुआ था। महीने गुजर गए। नजमा बहुत ही खुश रहती थी, लेकिन फरीद खुश नहीं था। उसके चेहरे पर जैसे मानो कि हर वक्त खौफ ही रहता था। वो रातों को भी अक्सर उठ जाया करता था। एक दिन नजमा ने फरीद से पूछ ही लिया, फरीद, बताओ मुझे क्या बात है? तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। हर खुशी की एक कीमत होती है और मेरी कीमत अभी बाकी है। देखते ही देखते 1 साल मुकम्मल होने को आ गया। एक दिन आसमान पर काले गहरे बादल छा गए, हवा तेज होने लगी और बारिश शुरू हो गई, मानो जैसे कोई तूफान आने वाला हो। फरीद समझ गया, वो आ गया है। एक दिन फरीद अपने घर के बाहर अपनी पत्नी नजमा के साथ खड़ा था कि अचानक वही अजीबोगरीब राक्षस फरीद के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर नजमा डर गई। फरीद ने उसको अंदर जाने को कहा और वो अंदर चली गई, और राक्षस बोला, वक्त खत्म हो गया फरीद, अब तुम मेरे साथ चलोगे। फरीद ने सिर्फ इतना ही कहा, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी काम कर दो। राक्षस ने आंखों से फरीद की तरफ देखते हुए पूछा, क्या? फरीद बोला, मैंने कुछ लकड़ियां जमा की हैं। मेरे बाद मेरी बीवी को सर्दी में मुश्किल ना हो, इसलिए बस उन्हें काट दो। ये तो मेरे लिए खेल है। जैसे ही राक्षस ने कुल्हाड़ी उठाई तो उसके हाथ जम गए और वो हैरान रह गया। उसके हाथ अब उसके कंट्रोल में नहीं थे और खुद ब खुद लकड़ियां काटने के लिए तैयार हो गए। राक्षस चिल्लाया और बोला, रोको! ये क्या जादू है, मुझे रोको। फरीद आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, यही वो तोहफा है जिसे तुमने मामूली समझा था। अब उस राक्षस के आवाज में गरूर नहीं बल्कि खौफ था, और उसने फरीद को कहा, फरीद, मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हें मजीद दौलत दूंगा। फरीद ने नरम लहजे में राक्षस को कहा, दौलत तो तुम दे सकते हो, मगर आजादी की कीमत ज्यादा होती है। मैं तुम्हें 5 थैले सोना देता हूं और 2 साल तक वापस नहीं आऊंगा। नहीं, उस बार शर्त मेरी होगी, 7 थैले सोना, और 3 साल तक तुम उस इलाके के करीब भी नहीं आओगे। वो राक्षस अब बहुत ही
दर्द में तड़प रहा था और उसने फरीद की सारी शर्तें फौरन मान ली। जैसे ही फरीद ने हुक्म दिया तो कुल्हाड़ी उसके हाथ से गायब हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। वो बगैर एक लम्हा ज़ाया किए वहां से गायब हो गया। फरीद जब घर के अंदर वापस आया तो नजमा ने फरीद से कहा, फरीद, तुमने हमें बचा लिया। लेकिन फरीद के चेहरे पर अभी भी सुकून नहीं था। उसने आहिस्ता से कहा, ये खत्म नहीं हुआ, अभी एक और इम्तिहान बाकी है। 3 साल मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन फरीद के दिल में एक खदशा हमेशा से रहा। वो जानता था कि जिसको इसने धोखा दिया है वो कोई आम मखलूक नहीं है, बल्कि वो एक राक्षस था जो अपना बदला लेने ज़रूर उसके पास वापस आएगा। फरीद ये जानता था। एक शाम फरीद अपने घर के बाहर बैठा था कि सूरज ढल रहा था और आसमान सुर्ख हो चुका था। फिजा में हल्की सी सर्दी पैदा होने लगी। फरीद समझ गया और उसने आहिस्ता से कहा, एक दिन फरीद अपने घर के बाहर अपनी पत्नी नजमा के साथ खड़ा था कि अचानक वही अजीबोगरीब राक्षस फरीद के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर नजमा डर गई। फरीद ने उसको अंदर जाने को कहा और वो अंदर चली गई और राक्षस बोला, फरीद, इस बार तुम नहीं बचोगे। गुस्सा क्यों करते हो? आखिर मैंने अपना वादा तो निभाया था। तुम ही ने दोबारा आने का फैसला किया। तुमने मुझे धोखा दिया था। धोखा नहीं, अक्ल का इस्तेमाल था। फरीद ने राक्षस से कहा कि तुम थके हुए आए हो। राक्षस ने इधर उधर देखा। इस बार वो बहुत मुहतात था। उसको इर्द गिर्द कोई भी कुल्हाड़ी नजर ना आई। आखिरकार वो उसी कुर्सी पे बैठ गया और फरीद के जाल में दोबारा फंस गया। जैसे ही वो उस कुर्सी पर बैठा तो उसका जिस्म साकित हो गया। उसने बहुत ही हिलने की कोशिश की, लेकिन वो उस कुर्सी से उठ ना सका और बोला, नहीं, ये मुमकिन नहीं। फरीद, मुझे छोड़ दो। फरीद ने नरम लहजे में राक्षस को कहा, ये वही दूसरा तोहफा है जिसे तुमने नजरअंदाज किया था। वो राक्षस अब बहुत ही दर्द में तड़प रहा था और उसने फरीद की सारी शर्तें फौरन मान ली। उस बार सिर्फ वादा काफी नहीं होगा। तुम कसम खाओ कि तुम ना सिर्फ यहाँ से जाओगे, बल्कि कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। असल मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूं। बस मुझे आजाद कर दो। फरीद ने गहरी नजरों के साथ उसे देखा और फिर कुर्सी को हुक्म दिया। जैसे ही फरीद ने कुर्सी को हुक्म दिया तो वो आज़ाद हो गया और बगैर कोई लम्हा ज़ाया किए वो वहाँ से गायब हो गया और हमेशा के लिए ना वापस आने की कसम खाई।
थोड़ी देर बाद नजमा भी घर से बाहर आई। इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और वो बोली, फरीद, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। तुम वाकई ही एक मुख्तलिफ इंसान हो। फरीद ने ऊपर देखा और आहिस्ता से कहा, दौलत सोना नहीं, समझ है। इसके बाद फरीद और नजमा ने दोनों ने मिलकर अपनी नई जिंदगी शुरू की और वो अपनी नई जिंदगी में बहुत ही खुश थे। उनके पास एक अच्छा घर और अच्छी ज़रूरियात का सामान मौजूद था और वो हंसी खुशी उसी घर में रहने लगे। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि ताकत वक्ती होती है, लेकिन अक्ल हमेशा जीतती है।